नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने 5वीं यूनिट पढ़ रहे थे। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं कुछ नियमों की बात करेंगे, जैसे वीन का नियम, रेले जीन्स का नियम और जो प्लांक है उनके नियमों की बात करेंगे। और अपना जो टॉपिक है जिसके अंदर अपने ये पढ़ेंगे वो टॉपिक है कृष्णिका विकिरण ऊर्जा के वितरण के नियम। अपना टॉपिक है कृष्णिका विकिरण ऊर्जा के वितरण के नियम। ठीक है, अपना टॉपिक है कृष्णिका विकिरण ऊर्जा के वितरण के नियम। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लूमर था और प्रिंगसेम था उसने क्या किया था, जो कृष्णिका विकिरण है उनके लिए उन्होंने व्याख्या की थी, प्रायोगिक व्याख्या की थी। और इनकी जो सैद्धांतिक व्याख्या है, ये जो नियम अपने पढ़ेंगे ये क्या है, कृष्णिका विकिरणों के वितरण जो है उनकी सैद्धांतिक व्याख्या है। ठीक है, पीछे तक अपने जो पढ़ करके आए थे वो क्या थी, इसकी प्रायोगिक व्याख्या थी। और अब जो अपने बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, इनकी सैद्धांतिक व्याख्याओं की। इसके अंदर अपने एक तो पढ़ेंगे वीन का ऊर्जा वितरण नियम, वीन का ऊर्जा वितरण नियम। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर वीन का नियम आ जाएगा, जो हम लोग पीछे पढ़ करके आए थे कि लैम्डा और टी जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती थे, या लैम्डा टी जो है वो कांस्टेंट बी के बराबर आ रहा था। तो एक तो वो नियम आ जाएगा और दूसरा उससे अपने क्या करेंगे, ऊर्जा वितरण जो है उसे ज्ञात करेंगे। दूसरा अपने इसके अंदर आता है रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम, रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम। और तीसरा अपने इसके अंदर जो आता है वो आता है प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम। तीसरा क्या आता है, प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम। ठीक है, तो एक तो वीन का ऊर्जा वितरण नियम आता है, एक रेले जीन्स का आता है और एक किसका आ जाता है, प्लांक जो है उस प्लांक का ऊर्जा वितरण का नियम आ जाता है। अपने सबसे पहले इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वीन के ऊर्जा वितरण नियम को। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वीन के ऊर्जा वितरण का नियम या वीन का ऊर्जा वितरण नियम। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जो अपना है वो है वीन का ऊर्जा वितरण नियम, वीन का ऊर्जा वितरण नियम, वीन का ऊर्जा वितरण नियम। ठीक है, वीन जो है उसके ऊर्जा वितरण का नियम किस प्रकार का है ये अपने इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करना है, कल्पना करनी है एक कक्ष की, और उस कक्ष के अंदर क्या है, टी ताप पर विकिरण जो है वो भरी गई है। और ये भी मान लेते हैं कि सभी दीवारें परावर्तक है और उसके अंदर आगे पीछे गति करने वाला क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, यानी अपने इसके अंदर क्या करते हैं, एक कक्ष की कल्पना करते हैं। इस प्रकार का हमारे पास में क्या है, एक कक्ष है और इसकी जितनी दीवारें वो क्या है, पूर्ण रूप से परावर्तक है। पूर्णतः क्या है, परावर्तक दीवारों का ये कक्ष है। इसके अंदर एक गतिशील क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, एक गतिशील पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, एक गतिशील पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये विकिरण बना रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा बनाओ, बस बना दिया जैसा बुक में बना हुआ था उसके जैसा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाओ और उसके अंदर दर्शाओ किस प्रकार से विकिरणें आ रही है, जा रही है। ठीक है, आप लोग सीधा ये बना सकते थे, इस प्रकार का डायग्राम, ऐसा डायग्राम आप लोग बना सकते हो इसमें कि ये विकिरण आ रही है और टकरा करके इससे फिर से लौट रही है। ठीक है, इतना भी अगर आप लोग डायग्राम बना देते हो तो वो ठीक है, विकिरण आ रही है, इससे टकरा रही है और फिर से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। और ये जो विकिरणें आ रही है
ये टी ताप पर अपने इस कक्ष के अंदर स्थित है, और जो अभिलंब यदि अपने इसके अंदर खींचे तो उसके साथ जो इनका कोण बन रहा है वो कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यानी कक्ष के अंदर थीटा कोण बनाती हुई वो क्या कर रही है, पिस्टन के ऊपर आपतित हो रही है। कक्ष के अंदर जो ऊर्जा घनत्व है वो मान लेते हैं कितना है, स्मॉल u है, और कक्ष का जो आयतन है वो कितना है, v है। तो कुल विकिरण ऊर्जा कितनी आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी इसके अंदर u इक्वल u v, ठीक है। जो ऊर्जा घनत्व है स्मॉल u है, और जो आयतन है कक्ष के अंदर कक्ष का वो कितना है, v है। तो इसके अपने पास में जो ऊर्जा घनत्व आएगा कैपिटल U, वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल u इंटू कैपिटल V के बराबर आएगा। ये हमारे पास में क्या है, इस कक्ष के अंदर परिबद्ध कुल ऊर्जा का मान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं अपने इसके अंदर पिस्टन के वेग की, कि पिस्टन जो है इसका वेग अपने पास में क्या है, एक स्थिर वेग है, स्थिर वेग v से ये क्या करता है, गति करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास में पिस्टन है ये क्या कर रहा है, स्थिर वेग से गति कर रहा है, और वो स्थिर वेग कितना है, स्मॉल v है, किसके बराबर है, dx बटा dt के बराबर है। यही अपना जो पिस्टन है वो स्थिर वेग v से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और v किसके इक्वल है, dx बटा dt के बराबर है। आगे देखें अपने इसमें, तो अपने ये मान लेते हैं कि विकिरण जो है वो क्या करती है, यानी पिस्टन जो है वो गति करता है, और इस प्रकार गति करता है कि विकिरणों का क्या हो, रुद्धोष्म प्रसार हो। यानी विकिरणों का जो है वो कौन सा प्रसार होना चाहिए, रुद्धोष्म प्रसार होना चाहिए। ये जो पिस्टन है ये स्थिर वेग से गति करेगा, और स्थिर वेग से किस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा कि इन विकिरणों का क्या हो, वहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार हो। यदि विकिरणों का वहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार होगा तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq किसके बराबर आएगा, dq बराबर आएगा, dq बराबर du प्लस dw के, और dq जो है इसे आप लोग ये भी लिख सकते हो du प्लस p dv, और रुद्धोष्म प्रसार है इसलिए अपने ये क्या बोलेंगे कि du प्लस p dv जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। u जो है कैपिटल U किसके बराबर है, स्मॉल u और v के बराबर है। यहाँ से d को क्या लिख दोगे, स्मॉल u और v लिख दोगे, p की जगह कितना रख दोगे, u बटा 3 रख दोगे, और क्या आ जाएगा, dv बराबर 0 आ जाएगा। स्मॉल u/3 अपने क्यों लिखा है, क्योंकि विसरित विकिरणों के लिए जो विकिरण दाब है उसका मान कितना होता है, 1/3 इंटू ऊर्जा घनत्व होता है। 1/3 इंटू ऊर्जा घनत्व कितना है अपने पास में, स्मॉल u है, और कैपिटल U किसके बराबर है, स्मॉल u इंटू v के बराबर है। तो यहाँ अपने u और v का क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये बनेगा u dv प्लस v du प्लस 4/3 और dv किसके बराबर, 0 के बराबर। और इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, देखो इसे थोड़ा सोल्व करोगे, जैसे ये dv है और ये भी क्या है dv, तो ये बनेगा u प्लस 4/3 और साथ में कितना आ गया इसमें, dv आ गया, ठीक है। u और ये आ गया u dv, और साथ में कितना है u/3, और dv भी इसके साथ में लिखा हुआ है। तो एक तो u dv लिखा हुआ है, और एक आपके पास में कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको u/3 और dv, ठीक है। ये जो मान लिखा हुआ है ये 4/3 नहीं है, u/3 है भाई, u/3 है, ये u/3 ही लिखा था मैंने, u/3। तो ये u/3 जो है क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा u/3, और यहाँ कितना आएगा, dv आएगा, और ये बनेगा v du बराबर 0, ठीक है। फिर से देखना अपने पास में जो u है इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, u और v लिख दिया। इसका अवकलन करेंगे, एक बार u को कांस्टेंट रखकर, एक बार v को कांस्टेंट रखकर। फिर p का मान विसरित विकिरणों के लिए u/3 होता है, तो u/3 और dv लिख दिया, और ये आ गया u/3 और dv इक्वल 0। अपने dv जो है इसे कॉमन ले लिया, और u प्लस 4/3 जो है अपने यहाँ पर लिख दिया, और साथ में dv और प्लस का कितना आ गया, v du आ गया। इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसे सोल्व करेंगे यदि अपने, तो इनका एलसीएम यहाँ कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो ये बनता है 3u प्लस u, यानी ये मान कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3u। कितना बन जाएगा, 4/3u। ये जो समीकरण है इसे समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। ये कितना बन जाएगा, 4/3 और u, और साथ में कितना है, इसके साथ में है dv, साथ में कौन है, dv, और प्लस में क्या है, v du बराबर किसके है, ये 0 के। तो मान अपने पास में कितना आ गया, 4/3 u dv प्लस v du, और बराबर किसके, 0 के बराबर, ठीक है। आगे देखिए अपने इसमें आगे क्या करेंगे, आगे जब अपने इसे सोल्व करेंगे तो एक बार के लिए आप लोग क्या करो, इस टर्म को आगे ले जाओ, एक बार के लिए आगे ले जाओ। ये बना 4/3 u dv बराबर माइनस का v du, v को इधर ले आओ, u को आगे भेज दो, तो ये बनेगा 4/3 dv बटा v माइनस du बटा u, ठीक है। और इसे थोड़ा आगे और सोल्व करो, तो ये बनता है
4/3 dv/v, इसे फिर से ले आओ और du/u बराबर 0। ठीक है, ये टर्म जो है वो हमारे पास में बन जाती है। अब आगे अपने को क्या करना है, आगे अपने इसका समाकलन कर देना है, और समाकलन करके देखो क्या लिखोगे, ये जो टर्म यहाँ लिखी गई है इसका समाकलन कर देंगे। ये जो टर्म लिखी गई है इसका समाकलन यदि आप लोग कर देते हो तो ये बन जाता है 4/3 log v प्लस log u बराबर क्या आ जाएगा, कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या आ जाएगा, कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बनेगा, इसे आप लोग ये भी तो लिख सकते हो log v की पावर 4/3 प्लस log u बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा आपने लिख सकते हैं, log u प्लस log v और उसकी पावर 4/3 किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। और इसे आप लोग ये भी लिख सकते हो इस तरीके से, प्लस का निशान हटा दो यहाँ से, और ये बनेगा u v की पावर 4/3, क्या बना, u v की पावर 4/3 बराबर कोई कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अपने किससे लिख दिया, c से लिख दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या बन गया, ये बन गया u v की पावर 4/3 और कांस्टेंट c के बराबर। आगे बढ़ते हैं अपने, और ये जो टर्म लिखी गई है इसे आप लोग ये भी तो लिख सकते हो, जैसे मैं इसे सबसे ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अपने बाद में ज़रूरत पड़ेगी समीकरण, u v इसकी पावर 4/3, u v इसकी पावर 4/3 और किसके बराबर है, ये c के बराबर है, और समीकरण नंबर कितना है, ये 2 है। इसे आप लोग ये भी तो लिख सकते थे, क्या, u v और v की पावर 1/3 बराबर c, और ये c, ये u जो है, इस u को और v को आप लोग क्या लिख सकते हो, कैपिटल U v की पावर 1/3 बराबर c। ठीक है, u v और इसकी पावर 1/3 और किसके बराबर, c के बराबर। ठीक है, u v इसकी पावर 1/3, और ये जो दोनों समीकरण एक साथ कितना नंबर लगा दोगे, इसके 3 लगा दोगे। फिर से देखना अपने क्या कर रहे हैं, अपने शुरुआत में लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास में एक पिस्टन है, पिस्टन जो है वो एक ऐसे कक्ष में स्थित है जिसकी दीवारें पूर्णतः परावर्तक है, और पिस्टन गति करके क्या करता है, इनका ऊर्ध्वसम प्रसरण करता है, यानी ये इस ओर गति करेगा, जिससे ये जो इसके अंदर विकिरणें भरी गई, इन विकिरणों का क्या हो, ऊर्ध्वसम प्रसरण हो। तो उसे सोल्व करते हुए अपने यहाँ तक पहुँचे, और इसे जब अपने सोल्व किया तो ये बना u v की पावर 4/3 और किसी कांस्टेंट c के बराबर है। ठीक है, तो कांस्टेंट c के बराबर आ गया, और ये u v की पावर 1/3 और c, और ये जो v और v है ये v की पावर 4/3 के बराबर है, देख सकते हो, 1 और प्लस का 1/3, इसे सोल्व करोगे तो 4/3 बनेगा, और ये किसके बराबर होता है, कैपिटल U के बराबर होता है, यानी u v इसकी पावर 1/3 और किसके बराबर है, किसी एक कांस्टेंट के बराबर है। अब देखिए आगे अपने स्टीफन का जो नियम अपने को क्या कहता है, स्टीफन का नियम कहता है कि स्मॉल u किसके बराबर होता है, स्टीफन का जो नियम है इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम की जरूरत थी, डायग्राम हटा दी है मैंने। देखो, स्टीफन का नियम अपने को कहता है कि जो अपने पास में स्मॉल u है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल u अपना बराबर होता है अल्फा t की पावर 4 के। स्मॉल u किसके बराबर होता है, अल्फा t की पावर 4 के बराबर होता है। ठीक है, स्टीफन के नियम से u स्मॉल u किसके बराबर है, अल्फा t की पावर 4 के बराबर है। अगर ऐसा है तो स्मॉल u का अपने क्या कर देना है, मान रख देना है, और ये मान अपने कहाँ रखेंगे, ये मान अपने जो उपरोक्त समीकरण अपने पास में है उस समीकरण के अंदर अपने क्या कर देंगे, ये मान जो है वो रख देंगे। जो हमारे पास में समीकरण 2 है उस समीकरण 2 में अपने ये मान रख देंगे। ये जो मान है ये आप लोग कहाँ रख दोगे, समीकरण 2 में रख दोगे। ठीक है, समीकरण 2 में अगर आप लोग ये मान रखते हो तो ये बनता है अल्फा t की पावर 4 v की पावर 4/3 और किसके बराबर, c के बराबर। देखना एक बार फिर से, स्मॉल u बराबर होता है अल्फा t की पावर 4, कौन बताता है, स्टीफन का नियम बताता है, अल्फा t की पावर 4 v की पावर 4/3 किसके इक्वल, c के इक्वल। अब देखो ये जो अल्फा है इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, c अपॉन अल्फा करके अपने इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और c अपॉन अल्फा करके लिख देंगे, और इसे क्या लिख देंगे, इसे अपने किसी एक अन्य नियतांक के नाम से लिख देंगे, c1 के नाम से लिख देंगे। तो ये बनेगा t की पावर 4 और v की पावर 4/3 और किसके बराबर, c1 के बराबर। ठीक है, तो t की पावर 4 v की पावर 4/3 और किसके इक्वल है, c1 के इक्वल। अब देखो यहाँ से यदि अपने को 4 हटाना हो तो अपने ये लिख सकते हैं
और यहाँ क्या आ जाएगा, कोई एक अन्य नियतांक आ जाएगा जिसे मैंने लिख दिया है C2 से, और ये मान लेते हैं अपने पास में क्या है, समीकरण 4 है। टी वी की पावर 1/3 किसके इक्वल, C4 के इक्वल, और ये आ जाती है अपनी समीकरण 4। ठीक है, देखना एक बार फिर से, अपने यहाँ तक तो इसे सोल्व किया और इस समीकरण को रखा, साथ के साथ अपने जो v की पावर 4/3 थी इसे लिख दिया v, और v की पावर 1/3 u, v जो है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल U के बराबर, तो कैपिटल U और v की पावर 1/3 किसके इक्वल है, C के इक्वल है। फिर अपने क्या किया, स्टीफन के नियम से, ये जो हम लोगों ने लिखा है कहाँ से लिखा है, स्टीफन के नियम से लिखा है। स्टीफन का नियम क्या कहता है, u इक्वल अल्फा टी की पावर 4, ये अपने u की जगह रख दिया तो ये बन गया अल्फा टी की पावर 4, v की पावर 4/3 किसके इक्वल, स्मॉल c के या किसी भी कांस्टेंट c के इक्वल है। अब इस अल्फा को आप लोग आगे ले जाओगे तो ये बनेगा t की पावर 4 और v की पावर 4/3 इक्वल c अपॉन अल्फा किसके इक्वल है, c1 के इक्वल है। ठीक है, और इसे अपने c1 के इक्वल लिख दिया, इसी लाइन को एक बार फिर से लिखा है, यानी c अपॉन अल्फा को किसी एक अन्य नियतांक के नाम से हम लोगों ने लिख दिया है। ये जो पावर है इसकी 4, इसे अपने हटा देते हैं। ठीक है, और इसे यानी दोनों तरफ अपने 1/4 कर देते हैं, तो दोनों तरफ 1/4 करेंगे तो C2 किसके बराबर होगा, C2 बराबर होगा C1 और इसकी पावर 1/4। ठीक है, तो ये बनेगा TV इसकी पावर 1/3 और किसके बराबर है, C2 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास में एक समीकरण आ जाती है, और इन समीकरणों से अपने ज्ञात होता है कि जब अपने विकिरण जो है उनका आयतन यदि अपने क्या कर दें, 8 गुना कर दें, विकिरणों का आयतन बढ़ा करके यदि अपने क्या कर दिया जाए, 8 गुना कर दिया जाए, तो प्रारंभिक ऊर्जा जो है वो क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। और इसी तरीके से जो प्रारंभिक ताप का मान है, यानी यदि आप लोग क्या कर दो, आयतन जो है उस आयतन को आप लोग 8 गुना बढ़ा दो, आयतन को आप लोग कितना गुना बढ़ा दो, 8 गुना बढ़ा दो, तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा आपके पास में आ रही है वो आंतरिक ऊर्जा कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है। और इसी तरीके से जो ताप है वो ताप भी क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो ये फॉर्मूला देखो जो समीकरण 4 में लिखा है, और एक आप लोग ये फॉर्मूला देखो जो समीकरण 3 में आपके लिखा हुआ है, ये u v की पावर 1/3 और ये t v की पावर 1/3। ठीक है, और दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं, किसी एक नियतांक के बराबर आ रहे हैं, यानी दोनों t और v का मल्टीप्लाई लो या u और v का लो, पावर 1/3 है v की दोनों जगह, इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब आप लोग v का मान 8 गुना बढ़ा करके देख लो, कोई एग्जांपल लो उसके अंदर v का मान 8 गुना बढ़ा करके देखो, वो यदि कांस्टेंट आपको रखना है तो वो कांस्टेंट तभी आएगा जब आप लोग t या u को क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो। यदि इन दोनों मानों को आप लोग हाफ कर देते हो तभी वो मान जो 8 गुना रहने के बाद भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब रुद्धोष्म प्रसरण किया जाता है तो यदि आप लोग आयतन को 8 गुना बढ़ा देते हो तो आंतरिक ऊर्जा और ताप जो है वो कितने रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं इसके अंदर आगे क्या आता है। अब अपने ये विकिरणों के ताप में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इन परिवर्तनों को अपने देखने के लिए क्या काम में लेते हैं, इन परिवर्तनों को देखने के लिए अपने काम में लेते हैं डॉपलर प्रभाव को। जो डॉपलर प्रभाव आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, ध्वनि या तरंग वाले चैप्टर के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा था, उस डॉपलर प्रभाव को अपने क्या करेंगे, यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, जो तरंग दैर्ध्य बदल रही है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन जो प्रेक्षित हो रही है, उनको देखने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, डॉपलर प्रभाव को काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, देखिए पिस्टन गति कर रहा है और इधर से क्या आ रही है, विकिरणें आ रही है और जाकर के टकरा करके फिर से जा रही है। यानी जैसे डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, स्रोत होता है, प्रेक्षक होता है, स्रोत गति करता है, प्रेक्षक गति करता है, प्रेक्षक रुका रहता है, स्रोत गति करता है, वो जो सारी कंडीशंस होती है उनमें से कुछ एक कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी क्या हो रही है, लागू हो रही है। तो अब अपने जो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ रहा है, इसे अपने किसके प्रभाव से देखेंगे, इसे अपने डॉपलर प्रभाव जो है उसे काम में लेते हुए देखेंगे। सबसे पहले तो अपने ये मान करके चलते हैं, जो कक्ष है उस कक्ष की जो अपने पास में लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं, स्मॉल x मान लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने ये करते हैं इसके अंदर कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य अपने उन तरंगों के बारे में विचार कर लेते हैं जो गतिशील पिस्टन पर कितने कोण से आकर के टकरा रही है, जो गतिशील पिस्टन पर थीटा कोण से आकर के टकरा रही है। ठीक है, जैसे ये आपने बनाया था पिस्टन और कक्ष बनाया था, इस तरीके का हमारे पास में पिस्टन था और ये एक क्या था, कक्ष था। ठीक है, इस कक्ष के अंदर अपने एक तो ये मान लेते हैं कक्ष जो है वो कितनी दूरी पर, कितनी लंबाई का है, स्मॉल x लंबाई का है, और इसके अंदर ये भी मान लेते हैं कि विकिरण आकर के टकरा रही है और फिर से लौट रही है। ठीक है, ये विकिरण जो है वो अपने पास में जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास की जो विकिरणें आ रही है वो कितना कोण बना करके
आ रही है, इस पर थीटा कोण बनाते हुए आ रही है। उनका वेग अपने कितना मान करके चले हैं, उनका वेग हम लोग c मान करके चले हैं। तो पिस्टन की गति की दिशा में, जैसे इस ओर उनका वेग यदि कितना है c है, तो पिस्टन तो ऐसी ही गति करेगा ना, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। तो पिस्टन की गति की दिशा में इसका घटक क्या आता है, वेग कितना आता है इनका, c कोस थीटा आता है। ठीक है, तो पिस्टन की गति की दिशा में जो घटक आएगा वो कितना आएगा, c कोस थीटा आएगा। कक्ष की लंबाई स्मॉल x मान लिए, तो प्रति सेकंड जो अपने पास में टक्कर आ रही है, प्रति सेकंड टक्कर कितनी बार करेंगे, तो प्रति सेकंड टक्कर करेंगे c कोस थीटा प्रति सेकंड टक्कर। प्रति सेकंड टक्कर कितनी बार करेंगे, ये c कोस थीटा अपॉन 2x बार क्या करेंगे, ये टक्कर करेंगे। ठीक है, c कोस थीटा अपॉन 2x बार ये क्या करेंगे, जा करके टकराएंगे किसके साथ, पिस्टन के साथ ये टकराएंगे। देखिए x दूरी तय किया, पिस्टन से टकराया और फिर लौट करके आया। तो ये देखो, ये तरंग पहुंची, इससे टकराई, टकराने के बाद देखो पहले ये इधर गई कितनी दूरी तक, x दूरी तक, फिर ये वापस आई कितनी दूरी तक, x दूरी तक। एक बार टकराने के बाद में फिर जब ये लौट करके आ रही है तो कितनी दूरी तय करके आ रही है, ये 2x दूरी जो है वो तय करके आ रही है, 2x दूरी तय करके आ रही है। परंतु अब ये तो है नहीं कि ये ऐसे सीधे जाए, टक्कर करे और फिर से लौट आए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी एंगल के साथ आ रही है ये, जैसे इस एंगल के साथ आई, टकराई, चली गई, फिर टकराई, फिर आई, यानी किसी एंगल के साथ आ रही है। और कितने कोण बनाती हुई आ रही है, ये थीटा कोण बनाती हुई आ रही है। अगर थीटा कोण बनाती हुई आ रही है तो जो गति है, गति की दिशा जो है उसके दिशा में घटक क्या आता है, इसका c कोस थीटा आता है। तो x दूरी एक बार की होगी और x दूरी जो है वो दूसरी बार की होगी। तो टोटल दूरी जो टक्कर में ये तय करके आ रही है वो कितनी दूरी तय करके आ रही है, 2x दूरी तय करके आ रही है। जो चाल है इनकी वो क्या है, c कोस थीटा है। तो जो टक्कर की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, c कोस थीटा अपॉन 2x के बराबर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और अपने देखते हैं कि गतिशील पिस्टन जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो विकिरणों से दूर जाते हुए प्रेक्षक के समान व्यवहार करता है। जो पिस्टन जो है वो गति कर रहा है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये पिस्टन विकिरणों से दूर जाते हुए प्रेक्षक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो इससे अपने पास में जो तरंग दैर्ध्य होगा, उस तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा लैम्डा अपॉन 2v कोस थीटा, लैम्डा अपॉन 2v कोस थीटा अपॉन c। कितना आएगा, लैम्डा 2v कोस थीटा अपॉन c का अंतर आ जाएगा। इसी तरीके से जब विकिरण दूर हटते हुए प्रेक्षक का कार्य करते हैं, देखो एक बार तो अपने दूर जाते हुए प्रेक्षक का कार्य पिस्टन करता है और दूसरी बार कौन करती है, विकिरण करती है। तब भी अपने पास में समान ही वृद्धि होती है, लैम्डा v कोस थीटा अपॉन c। ठीक है, लैम्डा v कोस थीटा अपॉन c जो है वो क्या आता है, उनमें परिवर्तन आता है। तो देखो एक बार तो क्या होता है, पिस्टन दूर जाते हुए प्रेक्षक की तरह व्यवहार करता है, उसमें कितना आता है, ये आता है लैम्डा v कोस थीटा अपॉन c। दूसरी बार जो अपने पास में विकिरण है वो क्या करती है, दूर जाते हुए प्रेक्षक की तरह व्यवहार करती है, तब भी कितना आता है, लैम्डा v कोस थीटा अपॉन c आता है। तो कुल जो अपने पास में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन दोनों समान आ रहे हैं, कुल जो परिवर्तन आता है वो कितना आता है, इन दोनों के जोड़ के बराबर आता है। लैम्डा v कोस थीटा, लैम्डा v कोस थीटा दोनों के अपॉन में c है, तो वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है लैम्डा 2v कोस थीटा अपॉन c। ये किसका मान है, ये हमारे पास में जो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो रहा है उस तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन का मान है लैम्डा 2v कोस थीटा अपॉन c। ठीक है, अब देखो, अब अपने यदि किसका मान ज्ञात करें, अब डी लैम्डा का मान ऊपर लिख देता हूं मैं। हमारे पास में डी लैम्डा का मान कितना है, डी लैम्डा का मान है लैम्डा अपॉन 2v कोस थीटा अपॉन c। ठीक है, कितना है, लैम्डा 2v कोस थीटा अपॉन c है। और जो dt का मान आएगा, dt का मान आएगा वो आएगा 2x अपॉन c कोस थीटा। dt का मान कितना आएगा, ये आएगा 2x अपॉन c कोस थीटा। ठीक है, dt का मान कितना आएगा, 2x अपॉन c कोस थीटा आएगा। और डी लैम्डा का कितना है, लैम्डा 2v कोस थीटा अपॉन c है। ठीक है, ये डी लैम्डा का मान है। और दूसरा अपने पास में जो मान है वो किसका है, डी टी का मान है। ठीक है, इन सबको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, बाकी जो चीज़ें सामने लिखी गई है उन सबकी अपने को जरूरत पड़ने वाली आने वाले समय में, तो इन्हें यही रहने देता हूँ। देखो अपने क्या किया है,
अपने डॉपलर प्रभाव को काम में लिए। ये जो अपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने लिखा है कि जो लैम्डा है उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है, तो लैम्डा में परिवर्तन आ रहा था 2v cos थीटा अपॉन सी। ठीक है, कितना आ रहा था, लैम्डा v cos थीटा अपॉन सी और लैम्डा v cos थीटा अपॉन सी या लैम्डा 2v cos थीटा अपॉन सी, जो वो कुल परिवर्तन आ रहा है। ये फॉर्मूला आप लोग 11वीं क्लास की जो बुक है जहाँ डॉपलर प्रभाव लगते हैं उसके अंदर आप लोग देख सकते हो डॉपलर प्रभाव में किस प्रकार से ये फॉर्मूले व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक देखना, उसमें आपको डिटेल से दिया हुआ मिलेगा। जो आरबीएससी की बुक है उसमें इतना ये नहीं दिया हुआ कि आपको ये सारे फॉर्मूले वहाँ पर मिल जाए। एनसीईआरटी की बुक में देखना डी लैम्डा जो कितना मिलेगा आपको, लैम्डा 2v cos थीटा अपॉन सी मिलेगा और dt कितना है 2x अपॉन सी कोस थीटा। देखो यहाँ दूरी बराबर चाल गुना समय सूत्र भी लगा सकते हो। दूरी कितनी है 2x, चाल कितनी है सी कोस थीटा और समय कितना है dt। तो डी लैम्डा अपॉन dt का यदि मान ज्ञात किया जाए तो कितना आएगा, वो आएगा लैम्डा 2v कोस थीटा अपॉन सी इंटू 2x और कितना सी कोस थीटा, 2 से 2 सी से सी, ये बन जाता है लैम्डा v कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स। ये हमारे पास में किसका मान है, ये हमारे पास में डी लैम्डा और dt का मान है। ठीक है, डी लैम्डा और dt का मान कितना है, लैम्डा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स और साथ में क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। और v का मान बिल्कुल शुरुआत में आप लोग वीडियो को फिर से देखना, v हमारे पास में क्या है, v पिस्टन का वेग है, पिस्टन स्थिर वेग से गति कर रहा है, v इक्वल dx बटा dt से। तो v का मान कितना है, v का मान हमारे पास में है v इक्वल dx बटा dt। ये मान अपने इसके अंदर रख दें, ये बनता है डी लैम्डा बटे dt इक्वल लैम्डा कोस स्क्वायर थीटा बटे एक्स और dx बटा dt। ये हमारे पास में किसका मान है, ये हमारे पास में डी लैम्डा बटे dt का मान है, लैम्डा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स और dx बटा dt। ठीक है, अब देखो आगे अपने बात करते हैं पिस्टन जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, या कक्ष जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करते हैं। कक्ष के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना है, वो है कैपिटल A। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो हमारे पास में dx बटा x जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि अपने कितना माने, A माने, तो हमारे पास में dx बटा dt जो है वो किसके बराबर आ जाता है, जो dx बटा x जो है dx बटा dx जो है वो किसके बराबर आ जाता है, dv बटा v के बराबर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो आयतन v किसके बराबर होता है, ax के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप लोग क्या करना चाहो, एक तो ये मान ज्ञात कर लिया आप लोग, दूसरा आप लोग यहाँ से यदि dv का मान ज्ञात करते dv का, तो ये कितना आता a dx आता, दोनों का भाग लगाते तो ये आता ax, a से a कैंसिल हो जाता, ये बनता dv बटा v बराबर dx बटा x। तो मान कितना है, dx बटा x बराबर dv बटा v है। ठीक है, dx बटा x किसके बराबर, dv बटा v के बराबर है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे मैं इसे लिख देता हूँ पहले, तो ये आज आधा ही कंप्लीट होगा, बचा हुआ पार्ट अपने इसका कल देखेंगे। ये आएगा डी लैम्डा बटे dt और किसके इक्वल है ये लैम्डा कोस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया dv बटा v और dt को यहाँ से हटा दो, ये बना डी लैम्डा बटे लैम्डा को इस साइड ले आओ और कोस स्क्वायर थीटा और dv बटा v। ठीक है, डी लैम्डा बटे लैम्डा कोस स्क्वायर थीटा और साथ में dv बटा v। और जो हमारे पास में विसरित विकिरणें होती है, विसरित विकिरणों के लिए जो कोस स्क्वायर थीटा है उसका मान अपने कितना लिया था, 1/3 लेते हैं। तो विसरित विकिरणों के लिए इसका जो औसत मान आता है वो कितना आता है, वो आता है 1/3। तो ये बनता है 1/3 dv बटा v। ठीक है, और यदि अपने इसका क्या कर लें, यदि हम लोग इसका समाकलन कर लें तो हमारे पास में आ जाएगा log लैम्डा इक्वल 1/3 log v प्लस कोई ना कोई क्या आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, कोई ना कोई अपने पास में कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट मान लेते हैं log k है, तो लैम्डा का जो मान आएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k v की पावर 1/3। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल k v की पावर 1/3। ये हमारे पास में मान लेते हैं कौन सी समीकरण है, ये समीकरण 5 है। ठीक है, जो हम लोगों ने कांस्टेंट माना है, ये किसे माना है, log k को माना है कि यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या है, log k है। तो उससे अपने को मान जो मिलेगा लैम्डा का, वो कितना मिलेगा, k v की पावर 1/3 और कितना, समीकरण 5। समीकरण 5 जो है, इस समीकरण 5 में अपने समीकरण 4 से मान रख देंगे किसका, v की पावर 1/3 का। v की पावर 1/3 का मान 4 से यदि आप लोग रखो तो वो कितना आएगा, c2 अपॉन कितना आएगा, c2 अपॉन t आएगा। कितना आएगा, c2 अपॉन
टी आएगा। और यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो लैम्डा टी इक्वल किसके बराबर, के C2 या एक अन्य नियतांक C3 के बराबर। वीन का विस्थापन का जो नियम है वो यही होता है अपने पास में। तो ये क्या बन गया, लैम्डा टी इक्वल C2 के और किसके बराबर, C3 के बराबर। यहाँ C3 क्या है हमारे पास में, एक अन्य नियतांक है, ये समीकरण 6। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वीन का विस्थापन का नियम, वीन का विस्थापन का नियम। ठीक है, इसका बचा हुआ पार्ट ऊर्जा और निकालनी है अपने इसके अंदर।